हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ नथिंग बट शो दैट या फिर प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं 3 स्टेप्स में सॉल्व करने वाली हूँ विच इज़ नथिंग बट अजम्पशन, फिर उसके बाद वर्किंग, फिर उसके बाद कंक्लूशन। अजम्पशन होता है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट को मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। फिर वर्किंग पार्ट में मैं उसी को वर्कआउट करने वाली हूँ और फिर उसके बाद कंक्लूजन होगा, यानी कि हम नतीजे पर पहुँचेंगे, कंक्लूड करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया है हम उसे ही गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट अप विद द प्रॉब्लम मैं थोड़ा आपको रियल नंबर्स पर ब्रीफिंग दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी ये मेरी पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका नाम रियल नंबर्स है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। बेसिकली रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मगर इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। और इन जनरल इनमें सारे आपको रूट्स यानी कि सर्ड्स आते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। या फिर यूँ कह लीजिए कि रूट ऑफ सभी प्राइम नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर यहाँ पर √5 के बदल में √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, √7 आ जाता है, तो प्रोसीजर पूरा वही सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ नंबर्स होंगे वहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस आएगा, बाकी सारे लॉजिक सेम होंगे। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास अजम्पशन है, तो हम लोग सोल्यूशन में लेंगे दैट लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ रैशनल। हमें पहले से पता है कि √5 इरेशनल है, मगर क्योंकि हमें अज्यूम करना है, हमें थोड़े वक्त के लिए मान लेना है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि √5 इज़ रैशनल। जो भी नंबर रैशनल होता है उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 कैन बी रिटन एज p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है रैशनल नंबर का, ये भी आप लोग जानते हैं। अब क्योंकि इसमें रूट है और हमें रूट को रिमूव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जी हाँ, द सॉब्स रूल। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, व्हाट डू यू गेट, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको स्क्वायर करते हो तो √5 को जब स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 5। और फिर इधर आपके पास p का स्क्वायर p² दे देगा और q का स्क्वायर आपको q² दे देगा। इस स्टेप के बाद हम लोग 5 के नीचे 1 लिख देते हैं एंड वी आर सिंपली गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा p² इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू q², विच इज़ नथिंग बट p² इज इक्वल टू 5q²। आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ब्लॉक कर सकते हो और इसे इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर सकते हो। मगर अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, p² इज इक्वल टू 5q²। दिस इम्प्लाइज यहाँ का 5 जब इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ का 5 नीचे इधर ऑपोजिट साइड पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे पढ़ोगे, अगर किसी भी स्टूडेंट के सामने p²/5 लिखा हुआ होगा तो उसे वो कैसे पढ़ेगा, वो बोलेगा p² इज़ डिवाइडेड बाय 5। तो आपको ये स्टेटमेंट कई तरीके से लिख सकते हो, 5 डिवाइड्स p² लिख सकते हो, या p² इज़ डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हो, या p² इज़ डिविजिबल बाय 5, जो भी आपको ईजी लिखता है। तो वी कैन राइट डाउन दैट दिस इम्प्लाइज p² इज़ डिवाइडेड या फिर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो इससे हम लोगों ने बता दिया कि p² इज़ डिवाइडेड या फिर डिविजिबल बाय 5। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। आई एम गोइंग बैक टू द स्टेप्स।
जहाँ पर आपने अज्यूम किया है कि √5 इज रेशनल और आपने कहा है √5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि को प्राइम के केस में आप ले लो 5 और 7। ना 5 की टेबल में 7 आता है और ना 7 की टेबल में 5 होता है, मगर 1 की टेबल में ये दोनों आएंगे, तो इसलिए 5 और 7 जो है वो को प्राइम है। वैसे ही आप लिख सकते हो 2 एंड 3, ना 2 की टेबल में 3 आएगा, ना 3 की टेबल में 2 आएगा। हाँ, 1 की टेबल में ये दोनों आएंगे, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3 ज़ा 3। तो ये ऐसे सेट्स जो हैं ये को प्राइम नंबर्स कहलाए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम नंबर्स। अब वापस आ जाते हैं हमारे इस स्टेप पर। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे कि p² इज़ डिवाइडेड या फिर डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 से डिवाइड होता है तो कैन आई राइट डाउन दैट दिस इम्प्लाइज p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5? बिल्कुल सही है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आप लोग p की वैल्यू ले लो सपोज 10, ओके। तो अगर आपने p को 10 ले लिया है और 10 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2 मिलता है ना। 5 × 5 एंड 5 × 10। तो यहाँ पे उसने वही कहा है कि p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और अगर आप लोग लेते हो p², तो p² का मतलब क्या है? इसी p को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 100। और अब 100 को 5 से डिवाइड करके देखो तो आपको क्या मिल रहा है? 20। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि अगर p² 5 से डिवाइड हो सकता है तो सिंगल p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर 100 5 से डिवाइड हो सकता है तो 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आप इसे लिख सकते हो स्टेटमेंट 1। बी केयरफुल गाइस, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपका स्टेटमेंट 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि देयरफॉर जब आपने कहा कि p इज़ डिविजिबल बाय 5, यही नंबर p जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है विल बी नथिंग बट 5 × a वेयर a इज़ सम इंटीजर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगेन मैं ब्रैकेट्स में समझा रही हूँ। हमने p क्या लिया था? यहाँ पर 10 लिया था। तो 10 इज़ इक्वल टू 5 इंटू, डेफिनेटली हमें 5 को किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि हमें 10 मिले। तो हमने 5 को किस से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2 है आपका, ये 2 क्या है? a है। तो हमने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर थियोरेटिकली लिखा है कि p इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी कि 5 इंटू a। ओके, अब हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है p इज इक्वल्स टू 5a, इसे हम लोग ले जाएंगे और सब्सटीट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर देखते हैं कि हमें आगे अब क्या मिलेगा जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर। सो वी हैव ओवर हियर दैट लेट्स सी p² इज इक्वल्स टू 5q², जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, एंड वी आर पुटिंग p इज इक्वल टू 5a इन इक्वेशन नंबर 1, नॉट इन स्टेटमेंट 1 बट इन इक्वेशन 1। तो p की जगह पर 5a लिख दो, और क्योंकि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ऊपर स्क्वायर डाल दो, राइट। और फिर उसके बाद 5 लिख दो। फिर 5 लिखने के बाद q² तो q² ही रहने वाला है, ऐसे कुछ नहीं होगा। Now what do you mean by 5 square? Is it not 5 into 5? So it will give you 25. And what is a square? It is a square only. और फिर यहाँ मिल जाएगा 5q². Okay? So now अब इस 5 को 25 के नीचे लाइए। जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में चेंज हो जाने वाला है, राइट। तो आप कट कर दीजिए, 5 1 एंड 5 5 25। तब आपके पास क्या मिल रहा है कि 5a² इज़ इक्वल टू q²।
और अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 जब यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो अगेन ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। तो अब इस स्टेटमेंट से आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम जैसे हमने p का लिखा था, अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p डिविजिबल है, उसी तरह से q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा। करेक्ट, डिविजिबल बाय 5। आप इसे ले लो स्टेटमेंट 2। ओके, अब अगर आप लोग देखते हो आपका स्टेटमेंट 1, तो आपके स्टेटमेंट 1 में आपको क्या मिला था, स्टेटमेंट 1 में अगर आप लोग चलते हो तो आपको मिला था p is divisible by 5, ये आपके स्टेटमेंट 1 में मिला था, राइट। और अब आपको स्टेटमेंट 2 में क्या मिल रहा है, स्टेटमेंट 2 में मिल रहा है q is divisible by 5, राइट। सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and statement 2, p and q are both divisible by 5, या यूँ कह लीजिए दे हैव कॉमन फैक्टर 5, राइट। मगर हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग में कहा था क्लियरली कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि इन लोगों का जो कॉमन फैक्टर आने वाला है वो आपका 1 है, राइट। और अब हम लोग कह रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, राइट। सो वी विल से दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने बता दिया है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी टैली नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ओनली फैक्टर 1 होना चाहिए वो को प्राइम है, एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 5 है, तो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर आवर assumption that root 5 is rational is wrong। तो हमारी assumption wrong हो गई है, therefore root 5 must be irrational। मैंने जो भी चीज़ें ब्रैकेट्स में लिखी हैं वो आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया है। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।